देखो जरा, शुरुआत कहाँ से हो रही है, और हम यहाँ क्या पढ़ने आए थे, हम करंट लायबिलिटी पढ़ने आए थे, और ये भाई साहब नॉन करंट। देखो सुनना जरा, करंट लायबिलिटीज हैव बीन क्लासिफाइड एज नॉन करंट एंड करंट, बोथ द टर्म्स हैव बीन डिफाइंड। अभी मैंने तो कुछ और कहा था, चलते जाओ। बोथ द टर्म्स हैव बीन डिफाइंड इन द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। आगे आओ, कह रहा है द टर्म नॉन करंट लायबिलिटीज इज डिफाइंड इन नेगेटिव मैनर, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच आर नॉट करंट लायबिलिटीज। कितनी अच्छी डेफिनेशन दी है, ये तो कोई भी बच्चा दे देगा। अगर मैं पूछूं कार्तिक से, कार्तिक व्हाट इज करंट लायबिलिटी, कहेगा दोज विच आर नॉट नॉन करंट लायबिलिटीज। और अगर मैं पूछूं कि भैया नॉन करंट क्या होता है, तो कार्तिक कहेगा वो जो करंट लायबिलिटीज नहीं है वो नॉन करंट है। वाह, बात समझ आ रही है? आगे आओ। सो टू अंडरस्टैंड व्हाट नॉन करंट लायबिलिटी इज, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट करंट लायबिलिटी इज। आओ तो जरा यहां पर हम आगे वापस उसी बात पे कि करंट लायबिलिटी एज डिफाइंड बाय शेड्यूल 3। देखो जरा, अब ये लाइन का कनेक्शन सुन लो क्या है। ये लाइन यहां से जाएगी, जाते 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 यहां पर कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3, और नीचे लाइन कंटिन्यू हो जाएगी फिर लास्ट में जाके। हाँ, ये इतनी बड़ी डेफिनेशन रटनी नहीं है, चिंता मत करो, हमें अभी क्लियर कर लेंगे इसे। क्या लिखा है, करंट लायबिलिटी किसे कहेंगे, विच सेटिस्फाई एनी ऑफ द कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, 2 और 3, 3 में से अगर कोई एक भी, 2 या तीनों पूरी हो गई तो वो गोबरनाथ, अब तो सही बोल ले, अगर तीनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो गई तो लायबिलिटी क्या कहलाएगी, करंट। अदरवाइज लिखा है ना नन, तो वो क्या कहलाएगी, नॉन करंट कहलाएगी। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए, अभी मुझे ये तीनों कंडीशन पढ़नी चाहिए कि कंडीशन क्या होती हैं, किस चीज की, लायबिलिटी को पहचानने की कि लायबिलिटी करंट है या। आओ, पहली कंडीशन तुमने बचपन में पढ़ ली थी, मतलब पिछले साल। हाँ, इफ अ लायबिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड लिखा है। लायबिलिटी के लिए शब्द यूज नहीं होना चाहिए था पेड। लायबिलिटी तो वो होती है ना जिसको हमने पैसे देने हैं, नहीं, कोई जरूरी नहीं है लायबिलिटीज को सिर्फ पैसे ही दिए जाते हैं, कभी कभी सर्विस देकर भी लायबिलिटी सेटल होती है। हाँ या ना, शब्द देखो क्या है, इफ अ लायबिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ। कब देखने हैं, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम बैलेंस शीट डेट या रिपोर्टिंग डेट, तो हम उसे क्या कहेंगे, तब हम उसे करंट लायबिलिटी कहेंगे। नहीं समझे मेरी बात को? अभी मैं इस लाइन को समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर आओ जरा, ये मेरे बिजनेस का पहला साल है, और ये मेरे बिजनेस का दूसरा साल है, और ये मेरे बिजनेस का तीसरा साल है। ठीक है, अंश मुझे लोन दोगे? दे देगा। अंश ने मुझे यहां पर लोन दे दिया, मान लो ये अप्रैल, मई और जून में, तो उसने मुझे जून 2023 में लोन दे दिया। अंश, आज तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि ब्याज कितना दोगे और ये पैसा कब लौटाओगे, पूछेगा। तो मान लो, मैं खुद इसकी डिसाइड कर रहा हूं, वैसे अंश करेगा। अंश, मान लो अंश ने ये पैसा मुझे 15 महीने के लिए दिया है, 15 महीने। तो अंश बताओ ये पैसा कब लोगे तुम मुझसे बेटा? अगर ये जून 2023 है तो जून 2024 में 3 महीने और जोड़ लो, जुलाई, अगस्त, यानी कि ये तकरीबन यहां पर मुझसे पैसा लेगा सितंबर 2000, अरे गधे वो भी 23 है, ये भी 23 है, ना लायक कह रहा 23, 24। बताओ ये लोन मेरे लिए क्या है, इज इट करंट और नॉन करंट? जी आप सब गलत हैं भैया मेरे, आप लोग 12 महीने तो देख रहे हैं,
पर आप 12 महीने आज क्यों देख रहे हैं? यहां जाकर देखना ना, बैलेंस शीट तो यहीं बनेगी। लाइन पूरी पढ़ो। विद इन 12 मंथ फ्रॉम, कह रहा 12 महीने कब गिनने हैं? अरे यहां जाके कितने महीने बचेंगे? 6 महीने तो बच रहे हैं। अबे तो 6 महीने तो 12 से कम ही होते हैं, इतना भी नहीं पता क्या? 6 इज लेस देन 12। हाँ या ना? तो बताओ ये जो मैंने लोन लिया था अंश जी से, मेरे लिए क्या है? दिस इज अ करंट लायबिलिटी। गॉट इट? अब जरा इसे एक बार प्लीज दोबारा निहार लो। डन? पक्का क्लियर है? पहली कंडीशन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? करंट लायबिलिटी को डिसाइड करने वाली कंडीशन। पहली कंडीशन अपनी डन। दूसरी पे बात करते हैं। तुम कहोगे यार दूसरी भी बहुत आसान है। इफ अ लायबिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ये तो बड़ा आसान था, ये पता नहीं क्या लिख दिया कलेश, बस यही तो कंफ्यूज कर रहा है। ऑपरेटिंग साइकिल, आओ जरा यहां पर आ जाओ। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मींस टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एन एसेट फॉर प्रोसेसिंग एंड इट्स रियलाइजेशन इन कैश एंड कैश। नहीं समझ आ रहा ना? तो फिलहाल हमें क्या करना चाहिए? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का मतलब समझना है। आओ जरा आगे आओ, फिर वापस जाएंगे, ठीक है ना? आओ जरा यहां पर देखो, जरा सिस्टम को समझो। मान लो आज तुम्हारे पास पैसे हैं, तो उस पैसे से तुम क्या खरीदोगे? हाँ, टाइम लगता है। मान लो कितने महीने लग गए? अब ये मत कहना 3 महीने कहाँ लगते हैं, सारे प्रोसेस में। तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ। किसी को माल खरीदने में 2 ही दिन लगते हैं, किसी को माल खरीदते बहुत सारा टाइम लगता है। तो मैं तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ। फिर आप उस रॉ मटेरियल से क्या करोगे? कितने महीने लग गए? अब तुम कहोगे माल बनाने में 4 महीने लगते हैं, बिल्डिंग बनाने में लगते हैं, सालों लग जाते हैं। उसके बाद आप क्या करोगे? फिनिश गुड्स का बेचोगे। तो बेचोगे तो फिर क्या होगा? जरूरी नहीं है वो बिक जाए, कभी कभी माल आपको अपने पास रखना पड़ सकता है। कितने महीने रखना पड़ा? फिर उसके बाद माल आप बेचोगे, तो जब आप बेचोगे तो वो क्या बन गए? आपके डेटर्स। अब जरूरी नहीं है डेटर आपको अभी पैसा दे दे। कितने महीने ले लिए उसने? 4 महीने। तो 4 महीने से फिर आपको पैसे मिले, तो पैसे को वापस पैसे में घूमने में जो टाइम लगता है, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल। अब तुम मुझे बताओ, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड सबका सेम होता होगा है? किसी का 2 मिनट का है, किसी का 2 दिन का, किसी का 2 महीने का, किसी का 2 साल का। ऑपरेटिंग साइकिल डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। किसी का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड बहुत कम भी हो सकता है, किसी का बहुत ज्यादा भी हो सकता है। वापस चलते हैं जरा अपने मुद्दे पर। आओ जरा वापस यहीं पर आ जाओ। अब पढ़ना जरा। इफ इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड, देखो शब्द बिल्कुल सेम है, बस यहां लिखा था 12 महीने, यहां लिखा है ऑपरेटिंग साइकिल। और ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को मैंने यहां पर डिफाइन किया है, और इसके नीचे मैंने कुछ कहानी भी लिखी है। आप इसे पढ़ेंगे जरा एक बार प्लीज? वो तो मैंने समझा ही दिया ना, बस आप इसे पढ़ लीजिए, आसान होगा आपका।
कौन सा? थर्ड वाला कह रहा है इफ ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ बिजनेस इज मोर देन 12 मंथ। अभी मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा, इससे ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं समझे? सुनो, मान लो मैंने यहां पर एक लोन लिया है और यहां पर जो महीना है वो मान लो सितंबर है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कंप्लीट तो करने ही थे, तो एडजस्ट हो गए। कितने महीने? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर यहाँ पर कितने महीने होंगे? पूरे 12। और यहाँ पर भी फिर से 12। अच्छा, मान लो मैंने यहाँ पर अंश से एक लोन ले लिया 2 लाख रुपए का। अब अंश मुझे इससे मान लो यहाँ पर मुझसे वापस लेगा। जब मैं यहाँ पर बैलेंस शीट बनाऊंगा तो अंश का लोन मेरे लिए किस तरह की लायबिलिटी है? बताओ। करंट है? नॉन करंट है ना, 12 महीने के बाद है। 12 महीने के बाद है, नॉन करंट है। अगर मैं कह दूं मेरे बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने की है, अगर मेरे बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने की है, तो तुम देखो ना 15 महीने यहां पूरे हो रहे हैं, तो 15 से पहले आ रहा है ना, 15 से पहले आ रहा है, तो ये भी मेरे लिए करंट लायबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, बताओ क्या ये दोनों चीजें आप लोगों को क्लियर हैं? ये पूरा पढ़ लिया है? कुछ बचा है? अभी थर्ड कंडीशन हम लोग अभी नहीं करेंगे, इसे बाद में करेंगे। तो अगर इन दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन पूरी हो गई तो क्या हो जाएगा? लायबिलिटी करंट कहलाती है। और अगर कोई सी भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो वो नॉन करंट कहलाती है। आगे चलें, आओ। लगने दो, 2 साल भी लग रहे हैं, हो सकता है ऑपरेटिंग साइकिल 2 साल की भी हो सकती है, बिल्कुल करंट ही कहलाएगा। हाँ, ऑपरेटिंग, यू आर राइट, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। लो जी, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। ऑपरेटिंग साइकिल की वजह से नॉन करंट लायबिलिटी भी करंट लायबिलिटी में इंक्लूड की जा सकती है। ठीक है, आओ। तो वो सारी कंडीशन मैंने फिलहाल यहाँ लिख दी हैं, ठीक है, ताकि हम लोग अपनी लायबिलिटीज का क्लासिफिकेशन कर सकें। कैसा क्लासिफिकेशन? कि कौन सी लायबिलिटी इसमें से इसके अंदर जाएगी और कौन सी लायबिलिटी इसमें से इसके अंदर जाएगी। ठीक है, आओ जरा आगे बढ़ते हैं। लो जी, अब जैसे मान लो ये अंश के लोन का लेजर है, अंश से लोन लिया था, एंट्री क्या डाली होगी जब मैंने लोन लिया था? कैश अकाउंट डेबिट टू अंश का लोन, एंट्री डाली थी कैश अकाउंट डेबिट टू अंश का लोन। तो बेटा ये कैश अकाउंट है, इसमें तो यहां पोस्टिंग हुई होगी। अब ये है अंश का लोन अकाउंट, इसमें यहां पर पोस्टिंग हुई होगी। तो ये वाला जो अकाउंट है ये तो रियल अकाउंट है, ये तो बैलेंस शीट में एसेट में चला जाएगा इसके अंदर। अंश का लोन ये कहां जाएगा? बताओ, लायबिलिटी में कहां? इसके अंदर के इसके अंदर? तो ये देखना पड़ेगा कि इसकी सेटलमेंट कब होनी है। अबे हाँ या ना? तो आओ जरा केस नंबर 1। अगर मेरे बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल 9 महीने की है और इसकी पेमेंट 12 महीने में होनी है, तो बताओ ये मेरे लिए क्या है? एज पर केस नंबर 1 ये करंट है। केस नंबर 2, ऑपरेटिंग साइकिल 11 की है और सेटलमेंट 12 महीने में होनी है, तो भी करंट है। हाँ या ना? ऑपरेटिंग साइकिल 11 की है और सेटलमेंट 13 में है, तो ये नॉन करंट बन गई। ऑपरेटिंग साइकिल 18 की है, सेटलमेंट 20 में है, तो भी तो नॉन करंट है, क्योंकि ना पहली कंडीशन पूरी हो रही है ना दूसरी। ऑपरेटिंग साइकिल 18 की है, पहली कंडीशन तो 12 ही रहेगी, वो तो सेम ही रहेगी, दूसरी पे बात हो रही है। हाँ, तो ये भी करंट है पक्का। हाँ, अगला ऑपरेटिंग साइकिल 10 है, सेटलमेंट 12 में, तो ये भी करंट हो जाएगी। क्लियर है? चलिए,
ये बैलेंस शीट है, लायबिलिटी साइड में क्या क्या आइटम आ सकते हैं, पर ये जो आइटम आप देख रहे हैं ये फाइनल लिस्ट क्यों? अबे कोई अंत थोड़ी है चीजों का। अब जैसे कि मैं अगर बात करूं, यहां पर मैंने फिलहाल क्या लिखा है, लोन, बैंक लोन, मॉर्टगेज लोन, सब कुछ लिख दिया। अब मैं कहूं इसके अंदर हो मेरे फ्रेंड का लोन, तो वो भी तो आ सकता है, वाइफ का लोन, मरना नहीं है हालांकि मेरे को, पर मैं कह रहा हूं आ तो सकता है ना, कार्तिक से लिया हुआ लोन, अंश से लिया हुआ लोन, तो कितने सारी चीजें पॉसिबल हैं। सारी चीजें इसके अंदर लिखना पॉसिबल नहीं था, कुछ एग्जाम्पल लिखे मेन। आप एक बार सारे आइटम को इनके साथ क्या करेंगे, कनेक्ट, लग जाओ फटाफट, और अगर किसी आइटम में डाउट आए तो आप मुझसे वो पूछेंगे। कोई ऐसा पॉइंट लग रहा है जो परेशान कर रहा है आप लोगों को? हाँ मैं बताता हूँ आप लोगों को, प्रोविजन फॉर वारंटी, हाँ समझो इसे। ये क्या होता है, जैसे मान लो आपने यहाँ पर एक फ्रिज बेचा है, ठीक है। अच्छा, आपने जो फ्रिज बेचा, जब आप ईयर एंड पे बैलेंस शीट से पहले क्या बनाते हैं, एसपीएल, तो एसपीएल में आपने वो कहाँ पर दिखाया होगा, सेल, आरएफओ। तो जो फ्रिज बेचा वो तो सेल के अंदर चला गया, पर आपने फ्रिज के साथ में वारंटी दे दी, क्या कि भाई ले जाओ, 10 साल की वारंटी है, 10 साल तक कुछ भी हो जाए ले आना, फ्री में सही करके देंगे। अब तुमने तो ये कह दिया, अब पता नहीं वो दूसरे साल में खराब होगा कि चौथे साल में कि 10वें साल में या अगले दिन, कुछ नहीं पता। अब मैं कह रहा हूं तुमने वो यहां पर वो माल तो बेच दिया, पर वो किसी भी साल में खराब हो गया तो वो वापस लेके आएगा, तो तुम क्या पैसे लोगे, फ्री में ठीक करके दोगे? पर तुम्हें नहीं लग रहा तुम्हारा तो खर्चा होगा, तुम्हारा तो खर्चा है। तो वो खर्चा किस साल का खर्चा है, किस साल का, जिस साल में वो खराब होगा? जी नहीं, उसका बंदोबस्त हमें थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। लेकिन सर बहुत से तो 1 साल की वारंटी होती है, तो वो तो करंट में होंगी ना। है जी, जैसे बहुत अगर हाँ, अगर आपने वारंटी 1 साल की दी है तो जो भी आपको उसका खर्चा बनेगा फिर वो तो उसी साल में आ जाएगा ना, तो वो आप उसी साल में खर्चा रिकॉर्ड कर लोगे। बट द पॉइंट इज, अगर वारंटी लंबी है तो फिर आप वारंटी को लेके ये तो श्योर नहीं हो कि वो वारंटी कब आएगी, वो कब आएगा रिपेयर कराने के लिए, वो तो जब ही आएगा जब खराब होगा। तो आप ऐसे केसेस में प्रोविजन की एंट्री डालते हैं। अब प्रोविजन की एंट्री क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता वो खर्चा कब होगा और कितना होगा। अब प्रोविजन की एंट्री तभी डाली जाती है जब हमें अमाउंट का पता नहीं होता। तो वो वाले जो प्रोविजन है, और क्योंकि ये प्रोविजन लंबे टाइम के लिए होते हैं, इसलिए वो प्रोविजन किसके अंदर आएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर आता है। बताओ कोई और डाउट? ये वाला
अरे कोई भी अगर लोन है किसी भी अलग तरह का, किसी फ्रेंड से लिया है, किसी दूसरी कंपनी से लिया है, किसी भी तरह का, एनी अदर लोन, कोई और भी लोन है, और अगर उसकी पेमेंट जल्दी होनी है तो वो भी कहाँ पर आएगा? बस सिंपल सी बात है। बोलो, कुछ पूछना है इसके अंदर? क्लियर है? ESI पेबल, ये बेसिकली एम्प्लॉयज़ को दिया जाने वाला एक इंश्योरेंस स्कीम है। जनरली ये स्कीम उनको दी जाती है जिनकी सैलरी कम होती है। नहीं समझे मेरी बात को? जैसे मान लो कल को आप किसी कंपनी में लग गए और आपकी सैलरी बड़ी कम है, तो उस केस में आप अपने हेल्थ एक्सपेंसेस को हैंडल नहीं कर सकते क्योंकि बड़ा खर्चा है हॉस्पिटल वगैरह का। तो क्या किया जाता है, आपकी सैलरी में से एक हिस्सा काट लेंगे, उतना ही हिस्सा कंपनी अपनी तरफ से ऐड करके, एक ESI डिपार्टमेंट होता है, इसका नाम है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉय स्टेट। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में वो पैसा डिपॉजिट कर देते हैं, और जैसे वो नहीं होता आप लोग जो लेते हैं मेडिकल इंश्योरेंस, तो ये वही है। बस अब आप लोगों को अलग से मेडिकल पॉलिसी लेने की ज़रूरत नहीं है, वो जो पैसा आपकी सैलरी में से कटा है तो वो मेडिकल बेनिफिट आपको मिलना शुरू हो जाता है, आपको और आपके परिवार को। समझ आई ये बात? कोई और डाउट हो? किसी ने भी ये नहीं पूछा, और कमाल है आता किसी को भी नहीं होगा। बता दो या तो ये क्या होता है। मैंने इसीलिए अलग कलर भी उसका किया हुआ है मैंने, ताकि बच्चे इसके बारे में जाने होता क्या ये। यस यू आर राइट। सुनो, आपने यहाँ पर डिबेंचर इशू करे, ठीक है। अच्छा, जब आप डिबेंचर इशू करते हैं तो आप यही वाली एंट्री डालते हो ना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट वगैरह। अच्छा, ये डिबेंचर जब आप इशू करते हैं तो आप लोग एक बात और बता देते हैं कि आप इनके पैसे कब लौटाओगे। अब मान लो जो डिबेंचर आपने इशू करे वो कब ड्यू हो रहे हैं? 4 साल बाद। जब आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा तो डिबेंचर कहाँ नजर आएंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर। कारण 12 महीने से ज़्यादा टाइम बचा है। यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यहाँ पर जब जाओगे तो वो यहाँ से निकल के यहाँ चले जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें क्या कहलाती हैं? करंट मैच्योरिटीज ऑफ, नाम को समझो, करंट मैच्योरिटीज ऑफ ऐसी चीज़ें जिनका नेचर तो लॉन्ग टर्म है पर उनकी मैच्योरिटी डेट पास में ही है। नहीं समझे? डिबेंचर्स सुनने में लॉन्ग टर्म है पर वो तो बस 1 साल में मैच्योर होने वाले हैं।